स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो हाल फिलहाल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जिसे शॉर्ट में ईडी कहा जाता है, इसके ऊपर कुछ बात बताऊंगा। आखिर ये ईडी है क्या, आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। ईडी कुछ सालों से लगातार ही न्यूज़ में रह रहा है और अभी हाल फिलहाल इन लोग ने अपना काम बहुत तेजी कर दिया है। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट है और मेन लीडर है, उनको भी इन लोगों ने गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर बहुत बवाल चल रहा है। तो आखिर ये ईडी है क्या, क्यों इसे गवर्नमेंट का पपेट कहा जाता है, आखिर इसका मकसद क्या था, क्यों बनाया गया था और क्या कंट्रोवर्सी है इसका। तो आज हम लोग ईडी के बारे में जानेंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, ईडी जिसका फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये एक लॉ एनफोर्समेंट इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। सबसे पहले हम लोग इसका इतिहास जान लेते हैं कि इसका काम क्या है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमिक लॉ को इन्फोर्स करना और इकोनॉमिक क्राइम जो हो रहा है इंडिया में, इकोनॉमिक क्राइम, उससे लड़ना। आखिर ये इकोनॉमिक क्राइम है क्या, इकोनॉमिक लॉ है क्या, ये सबको हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का इतिहास जान लेते हैं कि ईडी का इतिहास क्या है। देखिए, इसे बनाया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत। 1947 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके तहत इसे बनाया गया था और जब ये बनाया गया था, आज जितना इसका जो काम एक्सपैंड हो गया उतना एक्सपैंड इसका काम नहीं था। सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही ड्यूटी था। इसका ड्यूटी था कि जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज कंट्रोल लॉ का जो वायलेशन ना हो उसे देखना। यानी कि जो हमारा करेंसी का जो एक्सचेंज होता है उससे रिलेटेड बहुत सारा कानून बना हुआ है, उस कानून को लोग फॉलो सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो लॉ कानून को ब्रीच कर रहे हैं, उसे देखना। यानी कि एक्सचेंज रेट को देखना, करेंसी जो एक्सचेंज कर रहे, डॉलर का बदली रूपी का बदली डॉलर जो ले रहे, क्या वो लोग रूल को फॉलो करते हुए ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये देखने का उन लोगों की जिम्मेदारी था। और इसका स्थापना होता है 1956 में इसी एक्ट के तहत। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत 1956 में इसे बनाया जाता है। तब इसका नाम होता है इन्फोर्समेंट यूनिट। और ये उस टाइम किसका अंडर में आता था? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आता था। क्योंकि जितना भी बॉडीज होता है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, खासकर स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, ये सब अलग टॉपिक है। इसलिए इतना बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसे कहा जाता है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, और स्टैट्यूटरी बॉडी उसे कहा जाता है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन ना हो। पार्लियामेंट में कानून लाकर वो बॉडी को बनाया जाता है। तो ईडी भी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे FERA एक्ट के तहत, फेरा एक्ट के तहत, फेरा एक्ट 1947 के तहत इसे लाया गया था। तो 1956 में भी बना। उसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट। 1957 में इसका नाम बदल कर दिया इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तब से इसका नाम ईडी ही है। 1960 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में इसे ट्रांसफर कर दिया। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट से निकालकर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अभी इसका स्टेटस ये है कि इसे एडमिनिस्टर करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अभी इसका स्टेटस क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ईडी को मैनेज करता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पार्ट है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है यही ईडी को एडमिनिस्टर करता है। ईडी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका बहुत सारा रीजनल ऑफिसेस पूरा ऑल ओवर इंडिया में मिलता है। चलिए आगे आते हैं। इसे हेड करता है आपका जगह डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, जो एक IRS ऑफिसर होता है, यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर होता है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है उसका कोई मकसद होता है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का इसका मेन काम है कि दो मेन काम है, और ये काम क्या है? फिस्कल लॉ से रिलेटेड है। कि पहला, फेमा एक्ट के तहत मैनेज करना। ये फेमा एक्ट क्या है? यही जो फेरा जो एक्ट था 1947 का, इसे ही 1999 में बदलकर फेमा एक्ट कर दिया गया। क्योंकि फेरा एक्ट में बहुत सारा लूपहोल था, तो उसे उसमें लूपहोल निकाल कर उसमें कुछ संशोधन कर उसे फेमा एक्ट कर दिया गया। तो फेमा एक्ट के तहत कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसे देखना। अगर फेमा लॉ को ब्रीच करके कोई भी काम कर रहा है तो उन लोगों को पकड़ना, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत अगर कोई गलत काम कर रहा है उसे भी धरना, यानी कि PMLA एक्ट के तहत। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है बता दूं आपको। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? 2002 में ये कानून लाया गया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग होता है क्या? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना, सिंपल सा, इसी को ही
मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, क्योंकि आप गलत तरीका से इंडिया में पैसा बचाए, जिसका ऐसा पैसा जिस पर आपने टैक्स नहीं भरा, फिर वो पैसा को आपको इंडियन इकोनॉमी में लगाना है तो कैसे लगाइएगा। अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते 1 करोड़ का, आपको शो करना पड़ेगा कि ये 1 करोड़ रुपए आपके पास कहाँ से आए, लेकिन आप तो इलीगल तरीका से इसे कमाए, या कमाए तो लीगल तरीका से लेकिन इसका आप टैक्स नहीं भरे, तो ये पैसा तो इलीगली हो गया, ब्लैक मनी हो गया। तो आप चाहते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं उस पैसा से, तो आपको उसका सोर्स दिखाना पड़ेगा, और वो सोर्स आप दिखा नहीं सकते। तो क्या करता है लोग, ये पैसा को फॉरेन कंट्री में भेज देता है, फिर वहां से राउंड ट्रिपिंग करके इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसे ही समझ लिए मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। ये एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बनाने को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, और इससे बहुत इलीगल एक्टिविटीज होता है। तो इसे भी रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना भी ईडी का ही काम है। अब आते हैं कि इसका कंपोजिशन में कौन कौन इसमें होते हैं। देखिए, 2 तरीका से ईडी में भर्ती किया जाता है, एक डेप्यूटेशन और एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मेथड्स। जो 70% जो ऑफिसर जो होते हैं ईडी में, इन लोग को डिपुटेशन के थ्रू फिल किया जाता है, और बाकी 30% जो होते हैं उन लोग को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब इसमें कौन कौन आते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस से कुछ ऑफिसर को लिया जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस से ऑफिसर लोगों को लिया जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि IAS से भी कुछ ऑफिसरों को लिया जाता है, और इन लोग को प्रमोट कर करके, डायरेक्ट ये नहीं कि जो नया IAS ऑफिसर बने उन्हें ईडी बनाया जाता है, नहीं, जो बहुत दिन से IAS है या IPS ऑफिसर है, IRS डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो इन लोग जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो इन लोग को प्रमोट करके ईडी में भर्ती कर लिया जाता है। और डायरेक्टली हायरिंग भी होता है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके थ्रू इन लोग हायरिंग करते हैं, जैसे कस्टम हो गया, सेंट्रल एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स, पुलिस डिपार्टमेंट, यहाँ से भी इन लोगों को उठाते हैं। तो टोटल अभी कम से कम 2000 ऑफिसर है, जिसमें से मैंने पहले बता दिया 70% जो है वो डिप्यूटेशन से आता है, और बाकी 30% आपको जाकर डायरेक्ट आपका जाकर रिक्रूटमेंट होता है। तो 2000 ऑफिसर्स ईडी में लगे हुए हैं अभी जो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आते हैं, देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका रीजनल ऑफिस कहाँ पर है। डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट यानी कि ईडी का जो हेड ऑफिस है यानी कि हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका 5 रीजनल ऑफिसेस पूरा इंडिया में है, मुंबई में, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में। और इसे हेड करता है स्पेशल डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट। तो इसके अलावा भी बहुत डिविजनल, सब डिविजनल ऑफिसेस पुणे में और भी बहुत जगह इंडिया में है। मैंने ऑब्जेक्टिव्स बता दिया, इसका इतिहास बता दिया। अब आते हैं इसका फंक्शन क्या, भी ये क्या काम कर रहा है, क्या क्या चीज से डील कर रहा है। सबसे पहला ये फेमा एक्ट के तहत काम करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है क्या फेमा एक्ट का वॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फेमा एक्ट का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका वॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो ऑफिसर होते हैं ये देखते हैं कि फेमा एक्ट का वॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो लोगों को उसका धरना, उन लोग जो भी अगर ये फेमा एक्ट के तहत गलत काम कर रहे हैं उनको 3 गुना पेनल्टी भरवाना। मान लीजिए कोई 1 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज का गबन किया है, गलत तरीका से फॉरेन एक्सचेंज किया है, तो उस अगर 1 करोड़ का वो घपला किया है तो उसे 3 करोड़ रुपया भरना पड़ेगा एज अ फाइन। फिर दूसरा आता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस को इन्वेस्टिगेट करना। ईडी का पास पावर दिया गया है कि जो भी कल्प्रिट है, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है, अगर वो सबूत का साथ प्रूफ होता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, तो उसका प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकता है। कौन? ये ईडी। ये अटैचमेंट क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ एसेट का मतलब होता है कि आप अपना प्रॉपर्टी को ना ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ना ही कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्पोज कर सकते हैं, यानी कि आप खुद मैनेज भी नहीं कर सकते। यानी कि आपका प्रॉपर्टी सरकार सीज कर लिया, सिंपल सा मतलब। प्रॉपर्टी तो आपका जैसे कि बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है कि आप बैंक, भले आपका बैंक अकाउंट है, आप अपना बैंक अकाउंट से ना ही पैसा निकाल सकते, ना ही उसमें डाल सकते, ना ही कुछ भी कर सकते, तब सरकार उसे फ्रीज कर दिया। तो इसी तरीके से एसेट को भी अटैच कर देता है आपका जाकर कौन? ईडी। अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व रहते हैं तो। और ये किसका तहत इन लोगों को पावर मिलता है? मनी चैप्टर 3 ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इन लोगों को ताकत मिलता है कि जो भी ऐसा कल्प्रिट है उन लोगों को प्रॉपर्टी को अटैच कर दीजिए। फिर कुछ साल पहले 2017-18 में बहुत एक केस चल रहा था कि मेहुल चोकसी, विजय माल्या, आपका नीरव मोदी, ललित मोदी, बहुत सारे ऐसे लोग जो लाखों ने करोड़ों रुपया का लोन लेकर बैंक से फरार हो गए। मतलब लाखों करोड़ों रुपया नहीं, लाखों करोड़ डॉलर का समझ लिए कि पैसा लेकर फरार हो गए इंडिया से, और इंडिया का बहुत सारा बैंक कोलैप्स हो गया, जिसे बाद में मर्ज करना पड़ा। तो इन लोगों को कहा गया है इकोनॉमिक फ्यूजिटिव, जिसे इकोनॉमिक ऑफेंडर भी कहा जाता है। तो इन लोगों को इन लोगों का पूरा नाम है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो इन लोग क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं और लेकर ऐसा कंट्री में चले जाते हैं जहां पर इंडिया का साथ और उस कंट्री का साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होता है? मान ली कोई यूरोपियन कंट्री है फ्रांस, अगर मान ली इंडिया में कोई गलत काम कर चोरी कर बैंक को लूट के फ्रांस जाता है, तो फ्रांस और इंडिया के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। फ्रांस क्या करेगा? उस इकोनॉमिक ऑफेंडर को इंडिया को वापस कर देगा। वैसे तरीके से इंडिया भी फ्रांस का इकोनॉमिक ऑफेंडर को वापस कर देगा।
लेकिन बहुत सारा ऐसा साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका साथ इंडिया का कोई भी डील नहीं है, कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन किया हुआ नहीं है। तो ये जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं, जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर होते हैं, इन लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, इंडिया का इकोनॉमी को चूना लगाती है और ऐसा साउथ अमेरिकन कंट्री में चले जाते हैं और जाकर बैठ जाते हैं। तो इंडिया का उन लोगों के साथ कोई डील नहीं होता, तो उन लोग क्या करते हैं, इंडिया में ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर को क्या कर सकते, बुला नहीं सकते। तो आज भी देखिए विजय माल्या या नीरव मोदी को इंडिया में बुलाया नहीं गया। इसका बेस्ट एग्जांपल एक वेब सीरीज था कोरियन नार्कोस। उसमें दिखाया गया था कि एक कोरियन माफिया यानी कि ड्रग माफिया वो क्या करता है, साउथ कोरिया से कहाँ चले जाता है, सूरीनाम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहां जाकर क्या करता है, वहां का प्रेसिडेंट को वो खरीद लेता है। यानी कि उस प्रेसिडेंट का साथ वो डील करता है कि मुझे अब यहाँ बिजनेस करने दीजिए, किसका, ड्रग्स का, और मैं आपको फाइनेंस करूंगा आपका इलेक्शन लड़ने में। बस आपको क्या करना है, मेरा काम को अड़ंगा लगाना देना नहीं है, आपको मेरा काम को सही से चलने देना है। तो उसी तरीका से वो भी उसका साथ देता है और जो भी वो जो माफिया होता है उसका अगेंस्ट में जो भी खड़ा होता है वो उसे मरवा देता है। कौन, वो नेता। ठीक है, तो इसी तरीका से बहुत सारे जो फ्यूजिटिव होते हैं, इंडिया का भोगड़ा जिसे बोला जाता है, उन लोग इंडिया से भाग कर चले जाते हैं और ऐसा कंट्री में शरण लेते हैं जिसका साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। तो 2018 में फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट आता है, जिसमें क्या किया गया कि जो इकोनॉमिक ऑफेंडर है जो इंडिया का जुरिडिक्शन से बाहर हो गए, इन लोगों का प्रॉपर्टी अगर इंडिया में, उसे भी अटैच करने का ताकत मिल गया किसे, ईडी को। और इन लोग को और भी अगर मान लीजिए कि इसके तहत ईडी को इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी ताकत दे दिया कि आप जैसे कि फॉरेन का बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि FATF एक्ट के तहत बहुत सारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसका साथ मिलकर आप रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू कर सकते हैं। तो बहुत सारा ऐसा आपका जाकर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑफेंडर लोगों को धरने में मदद करता है। तो आप ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मदद लेकर ऐसा इकोनॉमिक ऑफेंडर का खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू कर सकते हैं। भले इंडिया का साथ मान लीजिए कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसका कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन इंडिया का जो फ्रेंडली कंट्री हो गया, जैसे कि फ्रांस हो गया, US हो गया, UK हो गया, तो इन लोग अगर चाहे रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया तो हो सकता है साउथ अमेरिकन कंट्री को मजबूरी में इंडिया को ऐसा फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर को रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी ईडी को छूट दिया गया है। फिर कॉफे-पोसा एक्ट के तहत भी ईडी प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकता है, लोगों को धर सकता है। कॉफे-पोसा एक्ट में बहुत कुछ आता है, लेकिन इसका मेन मकसद होता है ड्रग्स का जो लेन देन होता है, ड्रग का पैसा का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे रिलेटेड होता है। तो ये कॉफे-पोसा एक्ट के ऊपर भी अलग अलग वीडियो आ सकता है। अभी समझ लीजिए कॉफे-पोसा एक्ट के तहत भी जो भी ऑफेंस होता है वो भी ईडी कवर करता है। मान लिया आप ड्रग्स का बिजनेस करते, ड्रग्स का डील करते, उससे जो पैसा कमाते हैं, उससे भी रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो भी किसके अंदर आ जाएगा, ईडी के अंदर आ जाएगा। आपका प्रॉपर्टी और आपका पीछे ईडी लग जाएगा। तो ऐसा बहुत सारा एक्ट है जिसके तहत ईडी लग सकता है। और ईडी को एक और ताकत दिया गया है कि अगर चाहे ईडी एक स्पेशल कोर्ट का भी अरेंजमेंट कर सकता है जहां पर स्पीडी ट्रायल हो और पनिशमेंट जल्दी से जल्दी मिले। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत सारा जो सेशन कोर्ट होता है स्टेट में, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस का कंसल्ट करके जो सेशन कोर्ट होता है उसे स्पेशल कोर्ट में बदल देता है। फिर ये स्पेशल कोर्ट बदल कर क्या हो जाता है, जो सेशन कोर्ट होता है इसका नाम हो जाता है PMLA कोर्ट। क्या हो जाता है, ये सेशन कोड होता है। हर स्टेट में सेशन कोड होता है, आपको पता ही है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगा, उस स्टेट का हाई कोर्ट से पूछेगा कि आप सेशन कोड को, हम लोग को स्पेशल कोड बनाना है जहां पर ट्रायल चलेगा, स्पीडी ट्रायल चलेगा। तो जो चीफ जस्टिस होता है आपका जाकर हाई कोर्ट का, वो बोलेगा ठीक है, कुछ मैं सेशन कोड को कन्वर्ट कर देता हूँ। तो वो कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, PMLA कोड। ये रहता सेशन कोड है, लेकिन यहाँ पर स्पीडी ट्रायल होता है और सिर्फ ईडी ने जिसे धरा है और जिसका ऊपर चाहता है कि ईडी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, उन लोग का केस ही इसमें चलता है। फिर PMLA कोड अगर कोई फैसला सुनाता है, इसके खिलाफ अगर आपको पिटीशन दायर करना है तो आप हाई कोर्ट में ही कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि ईडी को इतना पावर मिल चुका है, इतना काम कर रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि अभी इलेक्शन है तो बहुत सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को क्या करे, ईडी धर के अंदर कर दे रहा है जेल में। जिसमें से फेमस आपका जाकर अरविंद केजरीवाल अभी फेमस नाम है। इससे पहले और भी बहुत सारा तृणमूल कांग्रेस का लीडर हो या चाहे कांग्रेस का लीडर हो, सबको पकड़ के अंदर किया गया, प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। तो जो अपोजिशन पार्टी, मैं दोनों को बात बोल देता हूँ कि अपोजिशन पार्टी क्या बोलता है और जो भी प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट है उसका क्या बोलना है ईडी को लेकर। तो अपोजिशन पार्टी बोलता है कि ईडी जो है इलेक्शन डिस्ट्रॉयर है, यानी कि ये इलेक्शन को खत्म करने मांग रहा है। यानी कि ईडी क्या कर रहा है, जो भी अपोजिशन का लीडर है उसे पकड़ ले रहा है, उसको प्रॉपर्टी सीज कर ले रहा है, ताकि जो अपोजिशन लीडर है उन लोगों के पास ना ही पैसा बचे, ना ही उन लोग का इमेज अच्छा हो, ताकि उन लोग वोट मांग सके। और पूरा का पूरा फायदा किसको हो, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको फायदा हो और अपोजिशन नाम खत्म ही हो जाए। और आपको पता ही होगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, हर किसी का कोई ना कोई काला चिट्टा होता ही है। तो इसलिए इन लोग अब बोल रहे हैं कि हम लोग को पर टारगेट किया जा रहा है और हमें फंसाया जा रहा है। ये सब अपोजिशन पार्टी का इल्जाम लगाना है। और अपोजिशन पार्टी ये भी इल्जाम लगाते हैं कि अगर ईडी न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट बॉडी है
तो वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पार्टी का ही क्यों प्रॉपर्टी को सीज कर रहा है और अपोजिशन पार्टी को ही क्यों धर रहा है। उससे अगर संबंध दे के बुलाना है, अगर आपका जाकर सही में उसे करप्शन को रोकना है, तो वो हर किसी को एक नजर से देखना चाहिए और हर किसी को ऊपर सही डिसीजन लेना चाहिए, हर किसी पर एक्शन लेना चाहिए। इधर क्या होता है, बहुत सारा आपका सामने सबूत है ही कि बहुत सारा नेता को धरा गया, वो क्या कर दिया, जाकर रूलिंग पार्टी में जाके ज्वाइन हो गया, तो ईडी उसका पीछा छोड़ दिया। तो ये सब भी बात उठा रहे कौन, अपोजिशन पार्टी की। अगर सही में ईडी न्यूट्रल है तो ऐसा लोग, जिससे पहले ईडी इकोनॉमिक ऑफेंडर बोल रहा था, उसका पीछे लगा हुआ था, लेकिन वो जैसे ही अपना पार्टी छोड़कर, अपोजिशन पार्टी छोड़कर रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ईडी उसका पीछे छोड़ दिया। ऐसा क्यों? अगर ईडी सच में अगर वो गलत था तो पूरा उसे धरना चाहिए, भले वो जो भी पार्टी में ज्वाइन कर लिया हो। तो रूलिंग पार्टी क्या बोलती है? रूलिंग पार्टी ये बोलती है कि हम लोग ने ईडी को फ्री हैंड दे दिया है, जिसे भी चाहिए आप पकड़िए। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो आप भी दिन रात देखते होंगे, पता लगेगा। तो जो रूलिंग पार्टी वो ये बोल रही है कि 2004 से लेकर 2014 तक ईडी ने सिर्फ और सिर्फ 112 रेड कंडक्ट किए थे और 5,346 करोड़ का प्रॉपर्टी को ही अटैच किया था। तो ये नंबर जो है आपका जाकर 10 साल में आपको लग सकता है ठीक ही ठाक है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है कि 2014 से लेकर 2022 तक, यानी कि 8 साल में ईडी ने कितना रेड किया है? अनएक्सपेक्टेड 3010 रेड। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, कहाँ 112 और कहाँ 3010। और टोटल अटैचमेंट बोला जाता है 99,356 करोड़ का प्रॉपर्टी को इन लोग ने अटैच किया है। तो बीजेपी बोलती है कि ये तो हमारा अचीवमेंट है, हमने इतना ज्यादा इकोनॉमिक ऑफेंडर लोगों को धरा है, हमें सक्सेस भी मिला है। 15 में से 12 को हम लोग ने धरा है, तो उसमें से हमें सक्सेस भी मिला है, उन लोगों का केस भी चला है, उन लोगों का प्रॉपर्टी भी हमने सीज किया है। तो ये तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, रूलिंग गवर्नमेंट, उसका डिफेंस है। और जो इल्जाम लगा रहे हैं उन लोग का भी अपना दलील है, तो दोनों अपना दलील दे रहे हैं। दोनों में कितना क्या सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो भी हो, आप आम जनता है, आप लोग अपना डिसीजन से काम लीजिए कि कौन क्या कर रहा है। बस इतना समझ लीजिए कि जिसका पास पावर रहता है वो कुछ भी कर सकता है। और जहाँ नेता लोग का बात का कोई भरोसा गारंटी नहीं होता है कि उन लोग कितना सच बोलता है। इसका पास पावर है वो फायदा उठा रहा है, उसका पास पावर है उसका फायदा उठाएगा, और ऐसा केस चलते ही रहता है। तो दोस्तों आपका क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।